Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter number 5 from class 11 textbook reader Hornbill. The name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. It has been written by Nani Palkhiwala. This chapter is an article that was published in the Indian Express on 24th November 1994, and the issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance even today. एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को नानी पालकीवाला ने उठाया है कि दिन पर दिन कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अर्थ के डिक्लाइनिंग हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। नाना भाई नानी आदर्श पालकीवाला एक इंडियन जूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे। उनका नाम इंडिया के लीगल वर्ल्ड में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ में कई रोल्स निभाए। उनका काम सिर्फ लॉ सिस्टम तक ही सीमित नहीं था। अगर हम इतिहास को उठा के देखें, उनकी राइटिंग्स को देखें, उनके स्पीचेस को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हाउ मच ही वाज कमिटेड फॉर पब्लिक कॉजेस। बड़े ही दयालुता के साथ उन्होंने अपने आप को और अपने टैलेंट को नेशन को समर्पित कर दिया और जब भी देश को जरूरत पड़ी वो आगे आए और देश की सेवा की। ऑथर आपको ग्रीन मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ग्रीन मूवमेंट दुनिया के कुछ चुनिंदा मूवमेंट्स में से हैं जिन्होंने एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है, अफेक्ट किया है। इसकी शुरुआत 1972 में न्यूजीलैंड में हुई थी, जब वहां पहली बार एक नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड हुई थी और 1972 से लेके अब तक इस मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। Still, this movement is dedicated to the cause of environment preservation and earth conservation. पिछले कुछ सालों में ग्रीन मूवमेंट रोल के कंट्रीब्यूशन की वजह से और कुछ और आंदोलन जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज अमंग द पब्लिक, इंसान के नजरिए में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। अब इंसान का नजरिया पहले की तरह मटेरियलिस्टिक और मैकेनिस्टिक नहीं रहा है, बल्कि कॉम्प्रहेंसिव और इकोलॉजिकल हो गया है। यानी अब इंसान ने, ह्यूमन बीइंग्स ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो क्या होगा या उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है। दिस मीन्स पीपल आर नाउ गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट। अब हमारा नजरिया जो है वो ये कहता है कि हमारी पृथ्वी एक बड़े से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। ये एक जीता जागता प्राणी है जिसके अपने कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और कुछ अपनी नीड्स हैं, और जिस तरीके से हमें अपने जरूरतों का ध्यान होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा किया जाए, उनको रिस्पेक्ट किया जाए, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड वी ऑल्सो नीड टू फुलफिल इट्स नीड्स एंड वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को उठा के देखें तो हम पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का एटीट्यूड अर्थ और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति हमेशा से बहुत ही मटेरियलिस्टिक और बहुत ही मैकेनिस्टिक रहा है। बेतहाशा इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करे जा रहा है और उसने कभी नहीं सोचा कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से वो इन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें देखना होगा कि अर्थ के वाइटल साइंस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पृथ्वी की हालत आज एक ऐसे पेशेंट की तरह है जिसकी दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिसकी हेल्थ दिन पर दिन गिरती जा रही है। और इसी संदर्भ में 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एलैबोरेट हुआ। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग it means to meet the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. इसका मतलब है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना होगा, हमें समझना होगा कि इस पृथ्वी पर पूरे तरीके से हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए इसके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमारी प्रेजेंट नीड्स पूरे हो जाएं और उसके अलावा हमें उनको कंजर्व भी कि फ्यूचर जनरेशंस को भी उनके हिस्से के रिसोर्सेज मिलते रहें और उन्हें अपनी जरूरत के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यहाँ हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा और समझना होगा कि वी डोंट हैव अ फ्री होल्ड ऑन the earth, we are just the partners and we cannot claim our dominance over the planet earth. यहाँ हमें ये भी मानना होगा कि we need to hand over this earth to our future generations.
इस पृथ्वी को हमें जिस कंडीशन में हमें मिली है उसी कंडीशन में आगे आने वाले जनरेशंस में को भी सौंपना है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस है नेचर के साथ, वो तो कुछ और ही कहता है। यहाँ एक स्टोरी उन्होंने दी हुई है कि लुसाका जाम्बिया में एक जू है जहां पर एक केज में एक नोटिस लगा हुआ है, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन जब आप उस पिंजरे में देखेंगे तो वहां कोई एनिमल नहीं है, बल्कि एक मिरर है जहां पर आप अपने आप को देख सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आज की डेट में पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो इंसान है, क्योंकि एनिमल्स भी उतने ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं जितने की उनको जरूरत होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के ग्रीड और उनके नीड्स का तो कोई एंड ही नहीं है। और उनके अनड्यू इंटरफेरेंस की वजह से अर्थ जो है, रिसोर्सेज जो है वो आज एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो वी आर पार्टनर विद मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लेनेट। हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इस पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज पे हमारा हक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ अदर स्पीसीज आल्सो एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, जिनके साथ हम इस अर्थ पे अपने डोमिनेंस को शेयर करते हैं। उनके साथ हमारा उन प्रजातियों का, उन प्रजाति के जानवरों का, छोटे से छोटे जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, उनका भी इस पृथ्वी पर उतना ही हक है जितना कि हमारा है। मिस्टर लीस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की है। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं: फिशरीज यानी मछलियां, जल में रहने वाले जीव जंतु; फॉरेस्ट्स यानी जंगल; ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान; और क्रॉपलैंड यानी कि फसलों के मैदान, खेत और जहां पर खेती होती है, फसलें उगाई जाती हैं। उनका ये मानना था कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन दीज 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम मिलके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। ये चारों चीजें, ये चारों सिस्टम्स ना केवल वेरियस फॉर्म्स में हमें फूड सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जंगल जो है वहां से नॉन वेजिटेरियन लोगों को खाना मिलता है, फिशरीज नॉन वेजिटेरियन लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, ग्रासलैंड से एनिमल्स को खाना मिलता है, क्रॉपलैंड से जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको खाना मिलता है। तो ना केवल ये चारों सिस्टम हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि किसी ना किसी रूप में वर्चुअली जितनी भी इंडस्ट्रीज दुनिया की हैं, अगर सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए जो कि सिंथेटिक ड्राइव्ड हैं, जहां मिनरल ऑयल की जरूरत पड़ती है, उन इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें इन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से ही प्राप्त होता है। But the reality is that in larger areas of the world, human claims on these systems has reached unsustainable level. इतना ज्यादा दोहन किया है इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज को इतना ज्यादा बेतहाशा ह्यूमन बीइंग्स ने यूज किया है कि आज वो स्थिति आ गई है जब इसकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर होने लगी है। यानी आगे आने वाली जनरेशंस को हो सकता है वो रिसोर्सेज ना मिले जो आज हमें मिल रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो रिजल्ट ये होगा कि फिशरीज गायब हो जाएंगे, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड जो है वो वॉरेन वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जमीनें बंजर हो जाएंगी, क्रॉपलैंड धीमे धीमे कम हो जाएगी, यानी जो फूड सप्लाईज है उसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी। आज जब दुनिया प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन हंग्री हो गई है तो ओवर फिशिंग बहुत कॉमन है। लोग अपने खाने के लिए तो फिशिंग करते ही करते हैं, प्लस एक्सपोर्ट करने के लिए और कमर्शियल पर्पज से भी फिशिंग करते हैं, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स को भी बहुत हार्म पहुंच रहा है। वो फॉरेस्ट जो हैं वो बेतहाशा काटे जा रहे हैं। स्पेशली गरीब देशों में जंगल इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि लोगों को फायरवुड प्रोक्योर करना होता है, उन्हें ईंधन चाहिए होता है। इसके लिए एक कहावत भी कही जाती है कि गरीब देशों में जो चूल्हे में पक रहा होता है उसके कंपैरिजन में जो चूल्हे में जल रहा होता है वो ज्यादा महंगा होता है। दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट for the human beings to procure firewood while it is easier to get food for them. तो सेवरल स्पीसीज जो हैं वो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे जिनको डॉक्टर मायर्स ने एक टाइम पर पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहा था, आज उन जंगलों की हालत देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे एनिमल्स दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द चेंजिंग कंडीशंस एंड दे आर मीटिंग टू एक्सटिंक्शन। उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है और बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो समय के साथ विलुप्त होती जा रही हैं। और ये सब जो चीजें हो रही हैं ये इंसान की इच्छाओं की वजह से हो रही हैं और बेतहाशा जो उसने जो
नेचुरल फॉरेस्ट का और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है उसी की वजह से हो रहा है। एक बड़ी ही खूबसूरत कहावत है दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो, यानी जंगल इंसान के आगे आगे चलते हैं और डेजर्ट्स उनके पीछे। कहने का ये मतलब है कि इंसान ने अपनी जरूरतों को इतना अनलिमिटेड कर दिया है और बेतहाशा बिना अर्थ के या नेचर के फ्यूचर के बारे में सोचे हुए बेतहाशा जंगल काटे जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किए जा रहा है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आगे चल के वही जमीन जहां पहले पेड़ लहराया करते थे वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जमीन में मॉइस्चर नहीं रहेगा, जमीन सूख जाएगी, जब जमीन सूख जाएगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश ना होने की स्थिति में पानी की कमी हो जाएगी, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो एक डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर डिफॉरेस्टेशन इसी रेट पर चलता रहा जिस पर प्रेजेंट में हो रहा है। In the words of L.K. Jha, this is the high time when we will have to realize, are we to leave our successors a scorched planet, advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? क्या हम तैयार हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं? हम एक झुलसा हुआ ग्रह छोड़ के जाएंगे, बढ़ते हुए रेगिस्तान छोड़ के जाएंगे, लैंडस्केप्स जिनमें कोई ब्यूटी नहीं होगी, और एक एलिंग एनवायरनमेंट अपनी कमिंग जनरेशन्स के लिए हम छोड़ने वाले हैं। तो ये समय आ गया है जब हमें जागना होगा और एफर्ट्स करने होंगे। ओशंस में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से डेली हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं और हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जो डेड फिशेज हैं वो मर जाती हैं और बाद में शी शोर पर आके इकट्ठी हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं। और ऑथर इज वेरी कंसर्न अबाउट द इरोडिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगल जिस स्पीड से कम हो रहे हैं, ऑथर बहुत कंसर्न है, और वो कहता है कि पहले गोबर के रूप में जो नेचुरल फर्टिलाइजर मिला करता था जंगलों को और फार्मलैंड्स को, वो भी अब नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अपनी फ्यूल की डिमांड को पूरा करने के लिए उस डंग को यूज कर लेते हैं। ये मानना है कि अगर हमें ईयर 2000 तक दुनिया की फ्यूल की डिमांड को पूरा करना है तो जिस स्पीड से आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसका 5 टाइम्स स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी, उसका नंबर हमको 5 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम ईयर 2000 तक वर्ल्ड की फ्यूल वुड डिमांड को पूरा कर पाएंगे। जेम्स स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि आज की डेट में हम 1 सेकंड में 1.5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट को खो रहे हैं, यानी डिफोरेस्टेशन का रेट इतना ज्यादा है कि हम कितना भी प्लांटेशन क्यों ना करें, इस स्पीड को के साथ हम कोप अप करने में बिल्कुल भी एबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 48 को रेफर करते हुए ऑथर कहता है, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अपने देश के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी प्लस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने और कंजर्व करने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि इंडिया में लॉज बनते तो हैं लेकिन ना ही वो कभी प्रॉपरली रिस्पेक्ट किए जाते हैं और ना ही लागू हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, इन सबको भी अबॉलिश करने की बात कही गई है, लेकिन हम आज भी इन चीजों को अपने आसपास देख पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कितने भी कानून क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। एक पार्लियामेंट्री एस्टिमेट कमेटी के अकॉर्डिंग भारत के जंगल जो हैं वो आज कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन की स्थिति में है, यानी नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। एक रिलायबल डेटा को अगर हम माने तो हम हर साल 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट को खो रहे हैं, यानी नुकसान इतना ज्यादा है कि उस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीनें जिनको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था जंगलों के रूप में, आज वहां एक पेड़ भी देखने को नहीं मिलता है, ये पूरे तरीके से वृक्ष विहीन हो चुके हैं। United Nations has conducted a 3-year study with the help of aerial photography and satellite over the 80 countries, और इसके आधार पर उसने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि जिन 80 कंट्रीज में ये स्टडी की गई है वहां पर एनवायरनमेंट की हालत क्रिटिकल हो चुकी है। क्रिटिकल ऐसे पेशेंट को कहते हैं जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी अर्थ की कंडीशन आज ऐसी हो चुकी है कि शायद उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने का स्कोप ही नहीं है।
Growth of world population is also responsible for the catastrophic future of human society. वर्ल्ड की जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के और एनवायरनमेंट के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम पाएंगे कि सन 1800 तक पृथ्वी की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी। सन 1900 तक एक सेकेंड बिलियन इसमें ऐड हो गया और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन ऐड हो गए। तो इसका ये मतलब है कि प्रेजेंट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5.7 बिलियन है और हर 4 दिन में पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। The author thinks that development is the best birth control mean. जो लोग डेवलप्ड हैं, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई है लोगों का, लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ हेल्थ कंडीशंस बढ़िया हैं, वहाँ पर डेवलप लोगों के बीच में जागरूकता है। दे आर अवेयर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग स्मॉल फैमिलीज, और उनके बच्चे कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम होने का मतलब ये कि उनके घर में बच्चों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता रहा, अगर पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती गई, तो कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज लिए जाएंगे, जितने भी स्टेप्स उठाए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, वो जनसंख्या के बढ़ने पर कम पड़ जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट तो कभी भी अंश्योर ही नहीं हो सकता। इसी वजह से जो अमीर आदमी होता है वो अमीर होते चले जाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है। बच्चे लिमिटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन, उनके रहन सहन, उनके खान पान पे स्पेंड कर सकता है। जबकि गरीब आदमी क्या करता है, वो उसके और बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, और उसके जितने बच्चे होते जाते हैं वो भी गरीब से और गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं मिल पाती, वो बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिल पाती जो एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे चल के अच्छे जॉब्स कर सकता है, लाइफ में अच्छे सेटल हो सकता है, तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा। जबकि गरीब आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, अच्छी हेल्थ नहीं दे पा रहा, अच्छा खाना नहीं दे पा रहा, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा, उसका बच्चा तो कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। तो अब इसका उपाय क्या किया जाए? कंपल्सरीली स्टेरिलाइजेशन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, उनको एनिमल्स की तरह तो ट्रीट नहीं किया जा सकता कि जबरदस्ती पकड़ के उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाए। तो इसका एकमात्र उपाय वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग ही है। लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए कि व्हाई दे शुड अडॉप्ट द मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब उन्हें ये समझाना होगा कि आज हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं, या तो हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, या गरीबी जो है उसका परपेचुएशन होने दें। यानी गरीबी जो है, जो जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो उसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल को आज हमें अपनी इंडिया में टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो सारे रिसोर्सेज, सारे डेवलपमेंटल स्टेप्स कम पड़ जाएंगे और इंडिया कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। ये आर्टिकल लिखा गया था उस समय इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 920 मिलियन थी, और आज तो ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये जो पूरी पॉपुलेशन इंडिया की है, ये इतनी ज्यादा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर एक साथ कर दिया जाए तो तब भी हमारी पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है। तो जो कोई भी इंडिया के प्रेजेंट कंडीशन से थोड़ा बहुत भी अवेयर है, वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी, तो हमारा अंत जो है वो हंग्री हटमेंट्स में ही होगा। गरीबी में हम पैदा हुए हैं और गरीबी में ही हमारा अंत हो जाएगा। आज एंटायर वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही हाई रेट से बढ़ रही है, और डेवलपमेंट एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। लेकिन आयरॉनिकल फैक्ट यहाँ पर ये है कि जिस स्पीड से, जिस हाई रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस स्थिति में डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि चाहे एजेंसीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितने ही उपाय क्यों ना कर लें डेवलपमेंट के लिए, जब पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी तो वो उपाय हमेशा कम पड़ते रहेंगे और हमारा देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा।
यहाँ जो हमारे समाज का गरीब और अशिक्षित वर्ग है उसकी ये सोच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। उनको लगता है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा काम। तो ये शुरू से उनके मन में चलता है कि अगर घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा पैसा कमा के आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके लिए बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, प्लस उनके लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराना उतना पॉसिबल नहीं होगा। तो घर में ज्यादा बच्चों की संख्या का मतलब है कि समाज में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या में वृद्धि कर लेना। और इस समस्या से बचने के लिए, इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है, हम सबको ये समझना होगा और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल को अपनाना ही होगा। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हमने इंसान की विचारधारा में एक परिवर्तन देखा है और आज इंसान को समझ में आ गया है कि उसका खुद का सर्वाइवल इस प्लेनेट के सर्वाइवल पर ही निर्भर करता है। अब हमने ये पहचानना शुरू कर दिया है कि हमारा एग्जिस्टेंस इस अर्थ की वजह से है और अगर इस अर्थ के एग्जिस्टेंस को कुछ होता है या अर्थ का एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं बनता है तो हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जब कोई होती है तो उसका डायरेक्ट ये मतलब नहीं होता कि आप मरने वाले हैं या हमारी मौत ही होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल होता है जो हमें ये रियलाइज कराता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो अब जो युग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग है। अब इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना होगा, एक होलिस्टिक व्यू को अपनाना होगा, इकोलॉजिकल व्यू को अपनाना होगा। उसे ये मानना ही होगा कि जो भी वो नेचर और अर्थ के साथ कर रहा है उसका आगे चल के जो भी रिजल्ट होगा वो उसे खुद को ही फेस करना होगा। यानी अगर अर्थ का सर्वाइवल खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस खुद भी खतरे में आ जाएगा और ह्यूमन रेस को हमेशा के लिए सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि इस पृथ्वी का सर्वाइवल भी हमेशा के लिए बना रहे। इस पॉइंट पर ऑथर कहता है कि इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस उत्तरदायित्व के युग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंडस्ट्रीज की है, क्योंकि इंडस्ट्रीज अपने यहाँ जो काम करती हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं। अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है, वाटर पॉल्यूशन फैलता है एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कॉज हार्म टू नेचर बाय स्प्रेडिंग द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब जो टाइम है वो ये है कि ये इंडस्ट्रीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने, एक इंश्योर करें कि वो उनकी वजह से इकोसिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो ये माने कि उनका प्रोडक्शन तभी तक सुनिश्चित है और तभी तक सुरक्षित है जब तक कि पृथ्वी और उसका एनवायरनमेंट सुरक्षित है, क्योंकि अगर उनकी वजह से अर्थ को लगातार नुकसान होता रहता है तो कहीं ना कहीं उनका खुद का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। यहाँ अगर हम अपने नजरिए को बदल लें और ऐसा मान के चलें कि हमने इस अर्थ को किराए पर लिया है एक फुल रिपेयरिंग लीज के, एक फुल टाइम रिपेयरिंग लीज के साथ, तो शायद हम इस अर्थ को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसमें कोई टूट होती है तो हम उसकी मरम्मत भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें उस प्रॉपर्टी को सही सलामत अवस्था में, उसी हालत में जिसमें हमने उसे लिया था, हमें आगे जनरेशन को सौंपना है, आगे आने वाले लोगों को देना है। तो अगर यही एटीट्यूड हम अर्थ के मामले में अपनाते हैं तो डेफिनेटली वी विल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वी विल ट्राई टू हैंड ओवर दिस अर्थ इन द सेम वे टू द नेक्स्ट जनरेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम जरूर अपनाएंगे। मार्गरेट थैचर के इन फेलिसिटस वर्ड्स के अलावा मिस्टर लीस्टर ब्राउन का एक स्टेटमेंट भी हमें अर्थ के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलने में हेल्प कर सकता है, जिसे उन्होंने द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में लिखा है। वो कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमें ये याद रखना होगा कि इस अर्थ को हमने अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। क्योंकि जब हम किसी से उधार
उधार लेते हैं तो एक ना एक दिन हमें इंटरेस्ट के साथ, कई बार बिना इंटरेस्ट के भी उसको रिटर्न करना होता है। तो अगर हम ये मान लेंगे कि अर्थ को इसके रिसोर्सेज के साथ, ये इन पर हमारा फ्री होल्ड नहीं है, इन पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, तो हम पूरे तरीके से इनके रिसोर्सेज को बेतहाशा यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ है वो हमारा है, हम जैसे चाहे इसे यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें याद रखना होगा कि ये ऐसा है, ये रिसोर्सेज, ये अर्थ, ये इकोलॉजी, ये एनवायरनमेंट, ये सब कुछ ऐसा है जैसे कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, और एक ना एक दिन हमें उसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में इस आगे आने वाली जनरेशन को वापस लौटाना होगा। तो इस तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हम ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। So that is all with this chapter. I have tried to cover all the important 1 marks, 2 marks and 5 marks questions which are important from the chapter along with the explanation itself. तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, explanation को ध्यान से सुना है, you will be able to answer all types of questions very easily. So this video is going to be very useful for you. With this, I will take adieu. Thank you.